बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करनी है और इसका जो पहला यूनिट है उसका नाम है रियल नंबर्स। यानी हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम इसकी दो मज़ीद टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले वो सीखेंगे। एक इसमें है रैशनल नंबर और दूसरी है इसमें इर्रेशनल नंबर। तो जब तक हमें रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का नहीं पता होगा तो हम रियल नंबर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो सबसे पहले देखें रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं। रैशनल नंबर तमाम ऐसे नंबर जिन्हें हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकें। ऐसे तमाम नंबर जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अब पी क्या चीज़ है उसमें और क्यू क्या चीज़ है। पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू द जेड। जेड किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स के लिए। और ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है इसमें वो क्या है? वो है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको समझते हैं हम। देखें रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर हम किन्हें कहते हैं कि वो तमाम नंबर जिन्हें हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकें। ऐसे तमाम नंबर जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यानी ये जो हम ले रहे हैं इसमें, ये जो P और Q हैं ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? P और Q बिलोंग टू द Z इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन कौन से हैं पहले वो देख लें। देखें इंटीजर्स, ये मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसमें ये ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी प्लस का और माइनस का वन आ जाएगा। यानी इसमें प्लस वन भी शामिल है और इसके अंदर माइनस वन भी शामिल है। फिर प्लस माइनस टू, इसमें प्लस का टू भी शामिल है और माइनस का टू भी शामिल है। प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये नंबर हमारे चलते जाएंगे। तो पहली कंडीशन इसमें ये थी कि P और Q किसको बिलोंग करेंगे? Z को बिलोंग करेंगे, यानी इंटीजर्स। हम ये दोनों नंबर कहाँ से लेंगे? इस सेट के अंदर से लेंगे। यानी यहाँ से हमने वो नंबर जो है वो लेके P और Q की जगह पे हम लिख सकते हैं। और दूसरी इसकी जो कंडीशन थी वो ये है एंड। ये जो सिंबल है ये किसके लिए? एंड के लिए। और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जीरो आ सकता है, न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। पहली कंडीशन दोबारा देख लें कि P और Q किसको बिलोंग करेंगे? Z को, इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। यानी P भी आपने इंटीजर्स में से लेना है और Q भी आपने इंटीजर्स में से लेना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आप अगर कभी कैलकुलेट करके भी देखें, डिनोमिनेटर में जीरो रख के देखें, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। तो ये था हमारा रैशनल नंबर। अब हम इसकी कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन इन्हीं नंबर्स में से मैं लेके P और Q की जगह रख देता हूँ। मैं सपोज मैंने 2 ले लिया, इधर से P की जगह मैंने क्या लिख लिया? 2। और Q की जगह जो है मैं -4 -5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये P और Q की फॉर्म बन गई। और ये हमारे पास जो है दोनों इंटीजर्स हैं। ऊपर वाली वैल्यू भी इंटीजर है और नीचे वाली वैल्यू भी इंटीजर है। मैंने क्या लिखा है? 2 ओवर -5। तो 2 जो है वो भी एक इंटीजर है और -5 जो है वो भी इंटीजर है और नीचे वाली वैल्यू जीरो भी नहीं है। और एग्जांपल देख लें इसकी। आप लिख लें इसमें 1 ओवर 7 लिख लें। 1 जो है वो भी हमारे पास इंटीजर है और 7 जो है वो भी हमारे पास इंटीजर है। और एग्जांपल देख लें, -5 ओवर 9 कर दें। अब नेगेटिव साइन ऊपर चला गया, यानी नेगेटिव साइन नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, हमें Q जीरो नहीं लेना, बाकी आप Q की जो मर्जी वैल्यू ले लें, लेकिन P जीरो हो सकता है। सपोज मैं इसको लिख देता हूँ 0 ओवर 7। तो न्यूमिनेटर जो है वो जीरो है, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। तो 0 ओवर 7 को भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर ही कहेंगे। 0 ओवर -7 लिख दें, ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए।
-1/6 लिख लें, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर आ रहा है और नीचे भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है, और नीचे वाला जो इंटीजर है वो 0 नहीं है। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी थी? रैशनल नंबर की थी। अब चलते हैं हम इर्रेशनल नंबर की तरफ। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ना है जी। रैशनल नंबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, जिसे हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें। p और q किसको बिलोंग करें? इंटीजर्स को। और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो गया रैशनल नंबर। और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? q के साथ रिप्रेजेंट किया। और जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? q डैश से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। set of irrational number q dash contain those element which cannot be expressed as quotient over integers, यानी इन्हें हम p over q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा जब हम कैलकुलेशन करेंगे आगे एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद आ जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपने क्या करना है? रियल नंबर्स में ये होता है जी कि रियल नंबर, इसमें आपके रैशनल नंबर भी शामिल हैं और इर्रेशनल नंबर भी शामिल है। रियल नंबर्स के अंदर ये यूनियन है। ये किस किस का यूनियन है? रैशनल का और इर्रेशनल का। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सारे रैशनल नंबर भी शामिल हो सकते हैं और इसके अंदर इर्रेशनल नंबर भी शामिल हो सकते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। इसकी भी आप डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यानी ये यूनियन है रैशनल का और इर्रेशनल का, यही इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी आपने लिखनी है और इसको याद भी करना है, एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यानी अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो उसको आप रियल नंबर कह सकते हैं। अगर आपको कोई इर्रेशनल नंबर गिवन है तो आप उसको रियल नंबर भी कह सकते हैं। अब आप आगे देखें कि रियल नंबर को हम दो हिस्सों में, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में, हम जो है ना वो पढ़ चुके हैं कि ये यूनियन है रैशनल का और इर्रेशनल का। अब रैशनल नंबर चेक करने हैं, वो किस तरीके से पता चलेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है? तो उसके लिए आपने उनको सॉल्व करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर तो उनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी डिवीजन अगर ख़त्म हो जाए तो उसको हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी है। फिर दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उनकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही। एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और इनके अंदर नंबरों की एक ख़ास तरतीब के साथ रेपिटेशन होती है। तो ये दोनों इस तरह के नंबर जो हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो पहले हम चलते हैं इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की तरफ जी। अ डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी इनको जब आप डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद है वो काउंटेबल होगी, वो हम गिन सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। जैसे यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है जी 1/4। अब 1/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25, 0.25। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हम इसमें जो डिजिट्स की तादाद है वो गिन सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, ठीक है जी, काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं, लिहाजा इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरीके से 8/25 है, आप इसको भी, लेकिन आपने डिवाइड करना है इसको। कोई भी इनके अलावा भी आपके पास जो है वो नंबर हो सकते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है, उनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं या नहीं है। अब 8/25 है, आप इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा 0.32। जब आपने इसको डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं। तो ये काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। फिर 3/8 है,
आप इसको डिवाइड करके चेक करें, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.375। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 3, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है, फिनाइट है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद आ जाए 4/5, ये किसके इक्वल आएगा 0.8। आपने कैलकुलेटर से चेक भी कर लेना है, हम इसमें इसको चेक भी कर लेते हैं कि वाकई क्या 4/5 जो है वो 0.8 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखें कि 4/5, ये मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए 4/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो गिने जा सकते हैं, वो काउंटेबल हैं, लिहाजा इन्हें हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, इनको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी एक तो इसकी डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, जितना मर्जी आप इसको डिवाइड करते रहें आपकी इसमें जो डिवीजन है वो ख़त्म नहीं होगी। और एक तो ये इसकी कंडीशन है कि डिवीजन ख़त्म नहीं होगी, और दूसरा इसमें ये है कि जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उसमें रेपिटेशन आ जाएगी, या तो वो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा, या नंबरों की सीक्वेंस इस तरह से बन जाएगी कि एक नंबर या नंबरों का जो ब्लॉक है वो एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें तो 333 बार बार आ रहा है, अब जो और नंबर बार बार आ रहा है ना उसके ऊपर आपने क्या लिख लेना है बार का निशान लगा देना है। इसका मतलब ये है कि 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1/6 है, आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.16666। अब 6 के ऊपर आपने क्या करना है एक ही दफ़ा लिखना है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 को एक दफ़ा लिखें उसके ऊपर क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। तो 6 जो है इसमें रिपीट हो रहा है और इनफिनाइटली रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसकी कभी भी डिवीजन जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसको भी हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद आ जाएंगे 22/7, ये हमारा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डिवीजन है क्योंकि ये पाई के इक्वल भी है और पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जबकि 22/7 को हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये अब देखते हैं इसको। 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.14287। अब इसके बाद देखें कि यही जो नंबर है 142,857 ये दोबारा फिर रिपीट हो गए, और इसके बाद भी इसी तरह से ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, ये एक ख़ास किस्म का पैटर्न बनता जाएगा इसका। तो अगर पैटर्न बन जाए नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए रेगुलर इंटरवल के बाद, तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर कहलाएंगे और इसमें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक तो इसकी डिवीजन कभी ख़त्म नहीं हो रही, एंड रिकरिंग, और इसमें रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन कभी ख़त्म नहीं हो रही है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं ये। उसके बाद इन्हें भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं जी। इसके बाद जो है ना हमारे पास है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी इसमें हम रिकरिंग ये डिवीजन तो या इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो आते रहेंगे। एंड नॉन रिकरिंग इसमें रेपिटेशन नहीं है, नंबर्स जो हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट हो सकते हैं लेकिन एक ख़ास पैटर्न के साथ ख़ास तरतीब के साथ रिपीट नहीं होंगे। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी है। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14153589793 एंड सो ऑन, यानी इसका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा, सोल्यूशन इसका चलता जा रहा है, इनफिनाइटली जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें देखें कुछ नंबर रिपीट जरूर हो रहे हैं लेकिन उसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है, तो ख़ास इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस नहीं है, बेतरतीबी सी है, तो इन्हें हम फिर क्या कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। ये कौन से नंबर हैं ये इरेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसमें रेपिटेशन नहीं है, तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर आ जाएंगे।
फिर ई की वैल्यू आपने याद रखनी है, वो है 2.718288284594। अब इसमें भी देखें कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं। 8 देखें यहाँ पर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 8 आ गया, फिर 8 आ गया, लेकिन इसकी कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, तरतीब नहीं है। 1 भी रिपीट हो रहा है लेकिन एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये और आगे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये आगे वैल्यूज़ चल रही हैं, अभी इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। तो अगर पॉइंट ये आगे मज़ीद वैल्यूज़ इसकी बढ़ती जाएं और रेपिटेशन भी ना हो तो ये क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। फिर 2 का स्क्वायर रूट है, कैलकुलेटर से निकाल के देख लें, इसकी वैल्यू ही आएगा जी 1.414213562309। तो ये इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेतरतीब नंबर हैं। कुछ नंबर रिपीट ज़रूर हो रहे हैं लेकिन एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे। तो यही हमने इसमें पढ़ा था कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इनको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये 2 का जो स्क्वायर रूट है ये भी क्या कहलाएगा, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसलिए हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जब भी बताना है तो पहले आपने उसको पहला सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आमतौर पे बच्चे जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टीज़ इनकी लाजमी याद करनी है। प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिर आगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी हमने पहले एडिशन के लिहाज से इनको देखना है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, फिर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। और यही वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी पढ़नी है। तो पहले हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एडिशन के लिहाज से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें ऊपर यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इससे हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए भी एक रियल नंबर है, बी भी हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर है, और ये जो सी है ये भी एक रियल नंबर है। तो ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, इनको अगर आप ऐड करें तो जो आपका एक रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वो किसको बिलोंग करेगा, वो भी एक रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब उसकी एग्जांपल देख लें, जैसे 2 और 3 दो हमारे पास नंबर हैं, इनको अगर आप ऐड कर दें, 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, और 5 भी एक रियल नंबर है, तो 5 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि दो रियल नंबर्स को ऐड करने से जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। नेक्स्ट है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें आपने दो नंबर लेने हैं, उनको जिस तरतीब से मर्जी आप ऐड कर लें। अगर आप a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें तो दोनों सूरतों में आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो इससे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ देखें 2 और 5 को हम ऐड कर दें, 2 में 5 ऐड कर दें या फिर 5 में 2 ऐड कर दें, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। 2 में 5 ऐड कर देंगे तब भी 7 आएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो भी 7 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी इसमें ऑर्डर चेंज करने से, तरतीब चेंज करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर ले लेने। कॉम्पिटेटिव में कितने नंबर लिए थे, 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने कितने नंबर ले लेने हैं, 3 नंबर ले लेने हैं, ए बी और ये सी, और ये सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। ये हमने सबसे पहले ऊपर हमने यही पढ़ा था कि ए बी सी ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो आप इनको किसी भी तरतीब से ऐड कर लें। देखें a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बी और सी के इर्द गिर्द है,
फिर इज इक्वल टू दी ए प्लस बी। यहाँ हमने ब्रैकेट पहले दो जो नंबर हैं ए और बी इसके इर्द गिर्द लगा दी, ए और बी को विद इन ब्रैकेट लिख लिया और उसको आप सी में ऐड कर लें तो आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें जी, टू एग्जाम्पल है इसकी, 2 + 3 + 5। अब ब्रैकेट 3 और 5 के इर्द गिर्द है। इसका मतलब पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं पहले आपने उनको सॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से 2 + 3 + 5 है, ब्रैकेट के अंदर 2 और 3 आ रहा है, पहले इनको आप ऐड करेंगे फिर 5 में ऐड करेंगे। तो ये 2 एज सच लिख दिया, 3 और 5 8 आ जाएगा। राइट साइड पे चलते हैं, 2 और 3 हमने ऐड किया तो 5 आ जाएगा, ये 5 लिख दिया हमने एज सच। तो 2 और 8 कितना आ जाएगा 10, 5 + 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें बराबर आ रही है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें कोई से 3 नंबर हों किसी भी तरतीब से अगर आप उनको ऐड कर लें तो आपका रिजल्ट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है आइडेंटिटी, जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो एक ऐसा नंबर है, इसको आप जिसमें मर्जी ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो वैल्यू को चेंज नहीं करता। जीरो जिसमें भी ऐड करेंगे आपकी वही वाली वैल्यू जो है वो आपका आंसर आ जाएगी। जैसे a + 0 है, यानी अगर हम a में 0 ऐड कर दें तो आपका आंसर a ही आएगा, या 0 में a ऐड कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है वो a ही आएगा। तो जीरो जो है वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। तो जीरो को फिर हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 5 को हम 0 में ऐड कर रहे हैं, लेकिन 0 इसके वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहा। 5 को 0 में ऐड करेंगे तब भी 5 ही आएगा, और 0 को 5 में ऐड कर देंगे तो भी 0 तब भी 5 ही आंसर आएगा। तो 0 को फिर हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद है जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को याद इस तरीके से रख लें कि दो नंबर हैं, उनको अगर आप ऐड करें तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे a है, इसमें आपने -a को ऐड कर देना है, या -a है तो इसमें आपने a को ऐड कर देना है, +a कर देना है इसमें, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि a का जो एडिटिव इनवर्स है वो -a है, और -a का जो एडिटिव इनवर्स है वो a है। अब इसके लिए एग्जांपल देख लें, 6 + -6, ये आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी नंबर ले लें। तो 6 में अगर हम ऐड कर दें -6, या -6 में हम 6 ऐड कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -6 है, और -6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो 6 है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये सारी एडिटिव प्रॉपर्टीज थी। अब हमने पढ़नी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, यानी वो उसको हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, सेम आइडेंटिटी और इनवर्स भी चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सेम उसी तरीके से ही है। एडिशन के लिहाज से हमने दो नंबरों को जमा किया था, दो नंबर्स को हमने ऐड किया था, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हम ए और बी जो है वो ले लेते हैं, कोई से दो नंबर हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। यहाँ बताया भी हुआ है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं अब इसकी। दो नंबर ले लिए, कोई से भी दो नंबर ले लें, 2 और 5 ले लिया, 5 और 7 ले लें, 6 9 ले लें। जब आप उनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। तो 2 × 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा, और 10 जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। उसके बाद आ जाए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपने कोई से दो नंबर हैं, उनको किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाइड कर दें, यानी ए को बी से मल्टीप्लाइड कर दें या फिर बी को ए से मल्टीप्लाइड कर दें, तो आपका रिजल्ट, आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देख लें कि 2 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। यानी
ऑर्डर चेंज करने से, नंबरों की तरतीब चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब भी उन्हें मल्टीप्लाइड करेंगे आपका रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया या 3 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, आपका आंसर 6 आ जाएगा। और ये 6 किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसमें 3 नंबर ले लें। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? 3 नंबर लेते हैं। तो 3 नंबर है, इनको किसी भी तरतीब से आप मल्टीप्लाइड कर दें। a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इधर अगर आप गौर से देखें तो जो आखिरी 2 नंबर हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और इधर वाले जो पहले 2 नंबर हैं इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट वालों को पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले बी और सी को मल्टीप्लाइड कर देंगे, फिर ए को बी सी के रिजल्ट से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इधर ए और बी को पहले मल्टीप्लाइड करके फिर उसको आपने सी से मल्टीप्लाइड कर देना। एग्जाम्पल में देख लें, हम 3 रियल नंबर ले रहे हैं, 2, 3 और ये 5। इनको आपने मल्टीप्लाइड करना है। लेफ्ट साइड में देखें कि जो 3 और 5 है ये ब्रैकेट के अंदर है, आखिरी 2 नंबर जो है ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं हमने। और राइट साइड में देखें, पहले 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं 2 और 3, और मल्टीप्लाइड किससे कर रहे हैं हम? उसको 5 के साथ। तो अब इससे मल्टीप्लाइड करके देखते हैं क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। देखिए ये 2 आ गया, 3 5 15 आ जाएगा, फिर 2 3 6 आ जाएगा, इधर 5 आ गया। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इधर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 30, और 6 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो दोनों साइडें बराबर आ गई। तो अगर बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें आपने 1 एक ऐसा नंबर है, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें ये उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दें 5 ही आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाइड कर दें 7 ही आएगा, और 1 को a से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो a ही आ जाएगा। तो a को आप 1 से मल्टीप्लाइड कर दें या 1 को a से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका आंसर जो है वो a ही आएगा। एग्जाम्पल देख लें इसकी। 5 है, 5 को आपने क्या किया? 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया, या 1 को आप 5 से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। तो उसके बाद आ जाए, यानी 1 को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर हमारे पास इसमें हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी a और 1/a को अगर आप मल्टीप्लाइड कर दें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। या फिर 1/a को a से मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, a और 1/a। यानी कोई से 2 नंबर हैं, अगर आप उन्हें मल्टीप्लाइड कर दें और आपका आंसर 1 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे एग्जांपल देख लें इसकी। 7 और 1/7 है, जब भी आप इन्हें मल्टीप्लाइड करेंगे ये 7 से 7 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और अगर 1/7 है, इसको आप 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर 2 नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाइड करने से आपका आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/7, और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा जी। उसके बाद अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं तकसीम करने को, यानी इसमें एक वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मसलन अब इसमें ये देखें, a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a b के साथ भी मिल रहा है और a जो है वो c के साथ भी मिल रहा है। a डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, और a को हमने मल्टीप्लाइड किया लेफ्ट साइड से, तो इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखें a और b प्लस सी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होता तो फिर हम पढ़ते ओवर सब्ट्रैक्शन। और a अगर तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेफ्ट साइड से तो फिर हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
और अगर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो रही है राइट साइड से, देखें सी जो है वो इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है ए प्लस बी के साथ, तो फिर हम इससे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें दोबारा देख लें कि ए इंटू बी प्लस सी ए बी से भी मिल रहा है और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाइड हो रहा है, इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगली सेकंड देख लें, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। इसमें अगर माइनस का साइन आ जाएगा तो सेम वही वाला ही आपने सारा वैसे ही लिखना है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब एडिशन की जगह आपने चेंज कर देना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ए इंटू बी माइनस सी, देखें ए बी से भी मिल गया, इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया, ए सी से भी मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देख लें, इसमें है जी ए प्लस बी और इनटू सी, यानी ये ए प्लस बी हमने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, सी जो है ना जो सिंगल नंबर है वो राइट साइड से जो है वो मल्टीप्लाइड हो रहा है इसके साथ, तो ए को सी से भी मल्टीप्लाइड कर देंगे, सी यानी ए के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सी बी के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सी दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है उसमें देखें दरमियान में माइनस का साइन है, तो आपने सारा कुछ वैसे ही लिखना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है और ओवर, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमने पढ़ ली जी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी पढ़नी है, लेकिन नंबर हमारे पास सारे के सारे कौन से होंगे, रियल नंबर से होंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में यह है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, के तमाम ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन, अगर आप अपने आप को देखें मिरर के अंदर देखें तो आप अपने आप को अपनी ही आपको तस्वीर नज़र आएगी, तो वो उसी से ये निकला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से कि ए इज इक्वल टू दी ए, कि अगर ए का रिफ्लेक्शन देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि ये हमारे पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, दोनों नंबर ए और बी रियल नंबर को। अगर ए बी के इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए, यानी अगर ए बी के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी ए के इक्वल होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, और ए बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल टू सी, यानी अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो अगर आप ए और सी के दरमियान अगर लिंक देखें, इनके दरमियान ताल्लुक देखें, तो ए और सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू दी सी। नेक्स्ट देखें, इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपने ऐड करना है, नाम से ये जाहिर है कोई चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है, लेफ्ट साइड पे भी जो नंबर आप लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे वही आपने राइट साइड पे ऐड कर देना है। तो इसमें जी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि तमाम ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी है, अब आपने ये जो तीसरा नंबर है ना सी, इसको आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी, तो हमारी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वालिटी जो है वो एज सच लिखी रहेगी और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड भी बराबर ही रहेंगे। तो ए में आपने सी ऐड कर दिया और इसी तरीके से बी में भी सी ऐड कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि एक खास नंबर को, कोई भी नंबर है उसको लेफ्ट साइड पे ऐड कर दें, राइट साइड पे ऐड कर दें, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में आपने क्या किया था, ऐड किया था, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, के तमाम ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं।
ए इज इक्वल टू दी बी, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, इंप्लाइज ए को आप, ये जो सी नंबर है ना, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वल ही रहेंगे एक दूसरे के। तो ए सी इज इक्वल टू दी बी सी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है। एडिटिव प्रॉपर्टी में जो हमने इम्प्लाइज के बाद लिखा था वो अब आपने पहले लिख लेना है इसमें। ये देखें, ये लिखा हुआ है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इम्प्लाइज से पहले लिखा हुआ था ए इज इक्वल टू बी, वो अब क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। अब हुआ कैसे वो देखते हैं, अब कैंसिल कैसे हुआ ये देखें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देखें सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू दी बी। सातवीं प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसको अब हमने मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखना है। फॉर ऑल, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी का उलट है, पांचवी प्रॉपर्टी जब भी हमने पढ़ी थी ये उसका उलट है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब सी जीरो के इक्वल नहीं लेना आपने, क्यों नहीं लेना, उसकी रीजन अभी आपको बताते हैं। देखें, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी ना उसमें राइट साइड पे लिखा हुआ था, इम्प्लाइज के बाद लिखा हुआ था ए सी इज इक्वल टू बी सी, वो अब आपने पहले लिख लेना है, और ए इज इक्वल टू बी जो है वो बाद में आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमने दोनों साइड को सी पे डिवाइड करना है, तो जब हम सी से डिवाइड कर देंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें यह पता है कि जब हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो फिर उसकी जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, आपका जो कैलकुलेटर है वो एरर दे देगा, वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज अब हमने पढ़नी है, 6 प्रॉपर्टीज हैं ये भी। सबसे पहले इसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, इसमें यह है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि ए और बी आपके पास कोई से भी रियल नंबर है, तो इन ए और बी के दरमियान 3 किस्म के ताल्लुक बन सकते हैं। ये हो सकता है कि ए बी के इक्वल हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ए कौन सा नंबर है और बी कौन सा नंबर है, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, तो या तो ए बी के इक्वल होगा, दूसरा ए बड़ा हो सकता है बी से, और ये भी पॉसिबल है कि ए छोटा हो बी से। ठीक है जी, तो ये 3 तरह के ताल्लुक बन सकते हैं इन दो नंबरों के दरमियान, तो वो हमने मेंशन कर दिए कि ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, और ए इज ग्रेटर बी हो सकता है, और ए इज लेस देन बी भी हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी जो है वो है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए आपने 3 नंबर हैं, एक ए बी सी, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और ए इज ग्रेटर देन बी, हमने इसको ग्रेटर देन के लिहाज से भी पढ़ना है और लेस देन के लिहाज से भी पढ़ना है। तो पहला इसका पॉइंट है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो आप ए और सी के दरमियान अगर आप ताल्लुक देखें तो वो बनेगा इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए तब भी सी से बड़ा ही होगा। अगर लेस में देखें तो फिर क्या होगा, सेकंड पॉइंट है इसका, कि अगर ए इज लेस देन बी, ए और बी कोई से रियल नंबर है, कोई सा भी आप नंबर ले लें, और लेकिन कंडीशन ये है कि ये वाला नंबर, ए नंबर छोटा होना चाहिए बी से, ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी होनी चाहिए। अगर ए बी से छोटा है एंड बी इज लेस देन सी, और बी सी से छोटा है, तो अब आप ए और सी के दरमियान देखें कौन सा ताल्लुक बनेगा, ए सी से भी छोटा ही होगा। नेक्स्ट देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि तमाम ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, इम्प्लॉयज, ये पढ़ रहे हम एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिहाज से, तो हमने
जो नंबर इधर ऐड करना है वही हमने दूसरी साइड वाले पे भी ऐड कर देना है। अगर ए में सी ऐड कर रहे हैं तो बी में भी हमें सी ही ऐड करना पड़ेगा। तो लेकिन उससे हमारी जो इनइक्वालिटी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो वो लेस देन रहेगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक है, हमने सी इधर भी ऐड कर दिया, सी इधर भी ऐड कर दिया, लेकिन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी ग्रेटर था, अब भी ये ग्रेटर ही रहेगा, यानी लेफ्ट साइड इसकी ग्रेटर है। उसके बाद लेस देन के लिहाज से देख लेते हैं कि ए इज लेस देन बी है, कि ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है। इंप्लाइज इधर भी सी ऐड कर दें, इधर भी सी ऐड कर दें, तो ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी ये लेस देन था, अब भी लेस देन ही रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी है जी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए आपने क्या करना है जी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। इसके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट इसका देख लें कि अगर ए बी से बड़ा हो, ठीक है, हमने मल्टीप्लाइड करना है, तो जिधर अगर जिस नंबर से हमने इधर मल्टीप्लाइड करना है उसी नंबर से आपने राइट साइड पे भी मल्टीप्लाइड कर देना है। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है इसके लिए, एक कंडीशन है कि आपका जो सी है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन है तो अभी भी वो ग्रेटर देन ही रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि a इज लेस देन b इंप्लाइज AC इज लेस देन BC। हमने इधर भी C से मल्टीप्लाइड कर दिया, इधर भी C से मल्टीप्लाइड कर दिया। पहले ग्रेटर देन के लिहाज से हमने पढ़ा था इसको, अब हम पढ़ रहे हैं इसको लेस देन के लिहाज से। तो जब हम इसको लेस देन के लिहाज से देखेंगे तो भी इनइक्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन है तो अभी भी वो लेस देन ही रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि C इज ग्रेटर देन 0, C पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव होगी तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। पहले अगर ग्रेटर देन था तो अब वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब इसमें ये देख लें कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि ये इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होगा तो फिर हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन था तो वो अब लेस देन हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें, ए इज लेस देन बी इंप्लॉयज ए सी ग्रेटर देन बी सी। देखें इधर लेस देन था, अब इधर ग्रेटर देन क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको जो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वो एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं कि सी इज लेस देन 0। तो इन शॉर्ट आप इसको ये याद रख लें कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो फौरन चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन D। तो अगर हम लेफ्ट वालों को A लेफ्ट साइड पे है, इधर D लेफ्ट पे है, तो अगर बड़े नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे और छोटे नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर देन है तो अभी भी ग्रेटर देन ही रहेगा। तो A is greater than B and C is greater than D implies AC is greater than BD। नेक्स्ट पॉइंट देख लें कि A is less than B and C is less than D। ये जो दोनों छोटे नंबर हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाइड करते हैं और जो दोनों बड़े नंबर हैं B और D बड़े नंबर हैं इनको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो भी आपकी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। उसके बाद डिवीजन प्रॉपर्टी, अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कि तमाम ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। पहला देखें कि ए इज लेस देन बी इंप्लॉयज
आपके पास ए जो है वो छोटा है बी से, हम इसको एक नंबर है सी से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइडों को, यानी ए को भी हमने सी पर डिवाइड कर दिया और बी को भी हमने सी पर डिवाइड कर दिया। तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखें लेस देन था तो अभी भी वो लेस देन ही रहेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, एक शर्त है कि सी इज ग्रेटर, जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं वो वाली वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें कि अगर ए इज लेस देन बी है और ए ओवर सी, इधर भी सी पे डिवाइड कर दें और इधर भी सी पे डिवाइड कर दें, बी को भी सी पे डिवाइड कर दें, तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो रही है। इधर लेस देन था, इधर ग्रेटर देन हो गया। अब क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने जिससे डिवाइड किया वो लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। A is less than B implies A over C greater B over C। लेस देन था, ग्रेटर देन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखें, अगला पॉइंट है कि अगर A बड़ा, हम पहले हमने लेस देन के लिहाज से पढ़ लिया, अब ग्रेटर देन के लिहाज से पढ़ लेते हैं कि अगर A जो है वो B से बड़ा है, इम्प्लाइज इधर भी C से डिवाइड कर दें, यानी A को भी C से और B को भी C से डिवाइड कर दें। ग्रेटर देन है तो अभी भी ये ग्रेटर देन ही रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा? क्योंकि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, c इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अगर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि अगर वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटर देन था तो अब ये क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। A is greater than B implies A over C is less than B over C। ये कब होगा? जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी देखें जी, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रेसिप्रोकल। कि अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा देते हैं, तो भी हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड हैव सेम साइन, और इनके दरमियान साइन भी सेम आ रहा है। तो पहला पॉइंट है जी कि a इज लेस देन b इंप्लाइज 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। कि अगर जैसे ही इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, b के नीचे नहीं कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो उल्टा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो हमारी इनइक्वालिटी पहले लेस देन थी तो अब क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन थी। और अगर ग्रेटर देन होगी तो बाद में क्या हो जाएगी? लेस देन हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी तो ये देखें, हमने जब एक्सरसाइज करनी है तो इसमें इन प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना। आमतौर पे बच्चे इन प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर देते हैं। इनको लाजमी याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स के साथ करें, फिर ये इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेंगे।